पिछले इलेक्शन में हमने संविधान सभा की संरचना के बारे में अध्ययन करा था, बताया था। इसमें हम संविधान सभा की संरचना एवं कार्यकरण को लेकर जो आलोचनाएं की गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने संविधान सभा की संगठन और उसके द्वारा जो कार्यप्रणाली अपनाई गई उसकी कुछ आलोचनाएं करी। पहली आलोचना इस आधार पर की गई कि संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था है या नहीं। संविधान सभा का निर्माण क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ 1946 में, जब भारत स्वतंत्र देश नहीं था। इसलिए संविधान सभा की वैधता को चुनौती दी गई। संविधान सभा के एक सदस्य M.R. जयकर ने ये कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियाँ मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रिया दोनों की दृष्टि से मर्यादित है। उनका ये इस आधार पर था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आई है और यह ब्रिटिश शासन के अधीन है, इसलिए संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है। लेकिन जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब इस बारे में संविधान सभा ने ये मत व्यक्त करा कि इस संविधान सभा का निर्माण चाहे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ हो, लेकिन ये एक संप्रभु संस्था है। और ये इस आधार पर कहा गया कि संविधान सभा में इस आधार पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से इस सभा का विघटन नहीं किया जा सकता। संविधान सभा उसी समय भंग मानी जाएगी जब सभा स्वयं के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अर्थात इसके द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि संविधान सभा संप्रभु संस्था है और संप्रभु संस्था होने के कारण कोई भी इसको विघटित नहीं कर सकता जब तक संविधान सभा स्वयं नहीं चाहे। द्वितीय ये कहा गया कि संविधान सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति इसके निर्वाचित सभापति को दी गई थी। संविधान सभा की कार्यवाही किस तरह से होगी, किस तरह से इसमें प्रस्ताव रखे जाएंगे, इस सब का जो निर्णय करने का अधिकार दिया गया था वो सभापति को दिया गया था, जिसका निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इन आधारों पर प्रारंभिक स्तर पर जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, ये कहा गया कि संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है। 15 अगस्त 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, तब संविधान सभा की प्रभुसत्ता पर प्रश्न उठाने का कोई कारण नहीं रहा था, क्योंकि भारत स्वयं एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य बन गया था और इसकी संविधान सभा भी एक पूर्ण संप्रभु संस्था बन गई थी। अतः इसकी ये आलोचना करना कि संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभु संपन्न संस्था नहीं थी, गलत है। संविधान सभा की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होने के कारण ये भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। दूसरा, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई कि इस संस्था के अंतर्गत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था। लेकिन यदि हम देखें तो संविधान सभा के अंतर्गत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की पूर्ण चेष्टा की गई थी। यद्यपि संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ था उसमें कांग्रेस के अधिकतर सदस्य जीते थे, 208 सीट कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी अन्य व्यक्तियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया गया था। यदि हम देखें तो कांग्रेस के मुख्य सदस्यों के अलावा
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा आदि ऐसे थे जो कि अन्य दलों से संबंधित थे या अन्य वर्गों से संबंधित थे। न केवल संविधान सभा में सभी दलों को प्रतिनिधि देने का प्रयास किया गया, बल्कि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधि देने का प्रयास किया गया। संविधान सभा के 235 सदस्यों में से 88 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से थे। अनुसूचित जाति के भी 33 सदस्य थे। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा में सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी दलों के और सभी जातियों के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। इसलिए संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी। दलीय दृष्टि से भी संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। संविधान सभा की निर्णय लेने की संविधान सभा की जो तीसरी आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी, अर्थात संविधान सभा को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये इस आधार पर की जाती है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ जो संविधान सभा निर्मित हुई उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाकर प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। इसका कारण ये था कि उस समय जो परिस्थितियां भारत में बनी हुई थी, सांप्रदायिक आधार पर जो झगड़े हो रहे थे, उन परिस्थितियों में यह संभव नहीं था कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जा सके। तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में यही उचित था कि संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए। इसके अलावा इस आधार पर दूसरी कहा जाता है कि यदि संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ तो आलोचक ये कहते हैं कि जब संविधान निर्मित हो गया था तो इसे जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाना चाहिए था, तभी हम ये कह सकते थे कि संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस आलोचना में भी कोई तथ्य नहीं है। उसका कारण यह है कि व्यवहारिक कारणों से जनमत संग्रह कराया जाना संभव नहीं था। भारत की उस समय की जनसंख्या में 17 करोड़ मतदाता थे और यदि उन सब के द्वारा जनमत संग्रह किया जाता तो वो अत्यधिक विलंबकारी और व्ययसाध्य होता और भारत की उस समय ना तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जनमत संग्रह पर इतना व्यय किया जा सके, ना उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि संविधान को और लंबे समय तक टाला जा सके। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ये माना गया कि विधानसभाओं के प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो निर्वाचन किया गया है वो जनता के द्वारा ही किया गया है। अतः यह कहना कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी, गलत है। अब हम संविधान सभा में निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया रही। हमारे संविधान निर्माण जब किया गया तब संविधान निर्माण करते समय इसके सदस्यों के द्वारा सामान्य तौर पर ये माना गया कि संविधान का निर्माण ऐसा किया जाना चाहिए जिसके बारे में अधिकांश संविधान सभा के सदस्य सहमत हों। यद्यपि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, फिर भी यह प्रयास किए गए थे कि संविधान सभा में जो भी निर्णय लिया जाए वो आपसी सहमति से लिया जाए, क्योंकि संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सहमति के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए। पहला तरीका ये अपनाया गया कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब प्रत्येक धारा और अनुच्छेद पर खुले रूप से वाद विवाद होता था और इनमें जो भी सदस्य चाहे वो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो अपना मत व्यक्त कर सकते थे। तो वाद विवाद में निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करने की सभी सदस्यों को इस तरह का माहौल निर्मित किया गया था और सभी सदस्यों को अधिकार था। द्वितीय, संविधान निर्माण से संबंधित जो विभिन्न समितियां बनाई गई थी उन सभी में विभिन्न समुदायों को, विभिन्न हितों और वर्गों को समुचित प्रतिनिधि दिया गया था और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के प्रतिनिधि के रूप में
उन व्यक्तियों को भी समिति में लिया गया था जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह इसलिए किया गया था कि जिससे संविधान पर सभी वर्गों की, सभी समुदायों की सहमति हो सके और जो संविधान निर्मित हो वो सभी लोगों के लिए हो। दूसरा, संविधान के निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में दूसरा समन्वय की पद्धति को अपनाया गया। अर्थात उस समय भारत की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनमें कुछ जो विपरीत चीज़ें थी उनमें सहयोग स्थापित करना जरूरी था। सहमति समन्वय के लिए जो परस्पर विरोधी चीज़ें थी उनमें भी हमारे यहाँ समन्वय स्थापित किया गया। भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सिद्धांतता के साथ साथ व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को भी अपनाया, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत यही सही था। समन्वय के यदि हम तथ्य अपने संविधान में देखें तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित किया गया। हमारे क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में विभिन्न वर्ग, विभिन्न भाषा और विभिन्न अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं को लिए हुए विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न राज्य हैं, तो उनको कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान करी जाए, उसको कायम भी रखा जाए। इसलिए हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन उस समय तत्कालीन भारत की परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत की एकता और अखंडता को भी कायम रखना जरूरी था। भारत में सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, इसलिए यह भी उचित समझा गया कि संघात्मक व्यवस्था में जहां राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, वहां कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। इसलिए हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के साथ साथ ही एकात्मक व्यवस्था से संबंधित कुछ व्यवस्थाओं को अपनाया गया, जैसे कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। यहाँ दोहरी नागरिकता जो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, उसकी जगह इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायिक व्यवस्था प्रणाली, अखिल भारतीय सेवा आदि को अपनाया गया। तो हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरा, हम इसी का समन्वय स्थापित करने का दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के मध्य समन्वय स्थापित किया गया। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि केंद्रीय स्तर पर भी हमारे यहाँ केंद्रीयकरण होना चाहिए, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते थे। लेकिन साथ साथ यह भी चाहते थे उसके लिए केंद्रीय सरकार मजबूत होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ ये भी चाहते थे कि शासन व्यवस्था का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। शासन व्यवस्था केंद्र के स्तर से होती हुई निचले स्तर तक जाए, जिससे कि सभी व्यक्तियों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिले। इसलिए हमारे यहाँ जहाँ केंद्रीय स्तर पर मजबूत सरकार बनाई गई, वहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों को अपनी समस्याओं को और समाधानों को सुलझाने के लिए और शासन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पंचायत व्यवस्था को स्थान दिया गया। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे यहाँ पंचायत शासन व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान प्रदान किया गया और बाद में इस संबंध में यदि हम आगे देखें तो इस संबंध में नियम बनाकर पंचायती राज्य व्यवस्था को 1953 में अपनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया गया। तीसरा, हमारे यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व यह है कि क्योंकि हमारे संविधान निर्माता हमारे देश के लिए संविधान बना रहे थे, इसलिए संविधान बनाते समय उन्होंने अन्य देशों की जो अच्छी बातें थी उनको ग्रहण करने का प्रयास करा। जैसे कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम अमेरिका, कनाडा आदि से लिया गया। फेडरल सिस्टम यद्यपि इनसे लिया गया, लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के मॉडल के ऊपर आधारित है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो हमारे संविधान निर्माताओं का ये था कि विदेशी संविधान की जो अच्छी बातें हैं उनको हमारे संविधान में स्थान प्रदान किया जाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटिश सरकार से लिया और 1935 के अधिनियम की जो अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में सम्मिलित की गई। तो हमारे यहाँ विदेशी संविधान की अच्छी धारणाओं को के साथ साथ हम ये भी चाहते थे
कि हमारे संविधान में भारतीय मूल्यों को भी स्थान दिया जाए, भारतीय परिस्थिति के अनुसार जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी हमारे संविधान में सम्मिलित किया जाए। तो हमने जहाँ विदेशों से अच्छी बातें ग्रहण करी, वहाँ भारतीय परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ों को स्थान देना था, जैसे कि मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष विवरण किए गए, या अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो प्रावधान किए गए, जो कि भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकताएं थी, तो हमारे यहाँ इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया।